सब लोग बैठ गए। गुड। तो आज हम भारत की राज व्यवस्था की पहली क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत दिनों से इसकी प्लानिंग थी कि पूरी तरह से जब तैयार हो जाए कंटेंट, इसके बाद हम इसकी व्याख्या करते हुए एकदम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक अध्याय पे बात करेंगे, ताकि किसी भी लेवल के एग्जाम में, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी एग्जाम से आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, कुछ बचे ही ना इसके बाद। तो मैंने उस तरह से इसको पहले तैयार किया, बहुत समय लगा। बीच में स्वास्थ्य समस्याएं भी डिस्टर्ब करती रहती हैं, जिसकी वजह से क्लासेज नहीं आ पाती है डेली। लेकिन अब आएगी क्लासेज, क्योंकि ये कंटेंट पूरी तरह तैयार है और रोज आपको इसके एक एक भाग की कक्षाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे होता है। जबकि हमें बात करना चाहिए था सबसे पहले कि संविधान क्या है, संविधान की प्रकृति क्या है, इसके बारे में संविधानवाद क्या है, भारत की राज व्यवस्था और संविधान में क्या डिफरेंस है। तो इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो उस पर एक दिन कभी अच्छा सा वीडियो आएगा जिसमें संविधान की सारी शब्दावलियों पे बात करेंगे, संविधान क्या है, उसका क्या काम है। तो उस पर हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम इसी पे बात करते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन यानी ब्रिटिश का आगमन कब होता है। तो भारत में ब्रिटिश का आगमन 1600 ईस्वी में होता है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में आते हैं ईआई से, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए। और इन्हें व्यापार करने का अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? इन्हें व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? 1600 ईस्वी में भारत में। व्यापार करने का अधिकार कैसे प्राप्त होते हैं? क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा प्राप्त होते हैं। ये रहा। चार्टर क्या होता है? चार्टर एक लैटिन भाषा का चार्टा शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है राजलेख, यानी पेपर पे लिखी कोई राज निर्देश या कुछ। आगे बात करते हैं। 1600 ईस्वी में कंपनी आती है और उसके बाद से यहाँ पे वो व्यापार करना शुरू कर देती है। 1600 ईस्वी से 1764 ईस्वी तक, यानी 1600 टू 1764, ड्यूरिंग 1600 टू 1764 कंपनी का काम जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सिर्फ ट्रेड करना रहता है, व्यापार करना। लेकिन 1764 में एक लड़ाई लड़ी जाती है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जब हो जाता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट, मुगल बादशाह शाह आलम जो थे, वो विजय होते हैं और उसके बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी एवं राजस्व का अधिकार दे देते हैं। और यहाँ से शुरू होती है कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार की कहानी, जहाँ से कंपनी अब भारत में विस्तार करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये राजस्व और दीवानी दोनों मामले प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से कंपनी अब अपना विस्तार करना शुरू करती है। ठीक कुछ सालों के बाद 1857 में एक बड़ा सा रिवोल्ट आता है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे 1857 रिवोल्ट के बारे में, जिसे सिपोय रिवोल्ट यानी सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। मैं चलते चलते इसके मेन पॉइंट्स पे नज़र डालता चलूंगा। तो 1857 रिवोल्ट के बाद क्या होता है कि अब कंपनी के हाथ से शासन जो है वो सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चली जाती है, यानी ब्रिटिश क्राउन अब डायरेक्टली भारत पे शासन करना शुरू कर देती है, जो कि पहले कंपनी के द्वारा करती थी। और 1858 से 15 अगस्त 1947 तक अनवरत शासन चलता रहता है, ब्रिटिश शासन करते रहते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है उस दिन। इसके बाद हमारे देश को एक संविधान की आवश्यकता होती है। तो संविधान बन के तैयार होता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। फिर वो लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसी के बीच का कालक्रम हमें पढ़ना है। अब हम संवैधानिक विकास को 2 भागों में बांट के देखेंगे, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। तो एक कंपनी के शासन के अंतर्गत इसका विकास होता है,
कंपनी के शासन के अंतर्गत कहने का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि 1600 यानी 1600 के बाद कंपनी आती है। लेकिन कंपनी के शासन के दौरान जो संवैधानिक विकास होता है वो 1773 यानी 1773 से 1858 के बीच कंपनी का शासन होता है। और इसके दौरान संवैधानिक विकास जो होते हैं उसको एक भाग में पढ़ेंगे। फिर दूसरा भाग आता है 1858 के बाद, जब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली शासन करना शुरू कर देती है। तो 1858 से 1947 के बीच यानी संविधान का विकास क्रम दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक कंपनी के शासन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुए यानी 1773 से 1858 के बीच, दूसरा ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत जो विकास हुए यानी 1858 से 1947 के बीच। इन दो भागों में हम संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कंपनी के शासन के अंडर में जो संवैधानिक विकास हुए 1773 से 1858 के तहत। अब देखिए, भारत के संविधान का निर्माण एक निश्चित समय में नहीं हुआ, वरन यह एक क्रमागत विकास है जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत धीमी गति से हुआ है। ब्रिटिश शासन ने भारत में साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत का आधुनिकीकरण किया और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया, जिसके फलस्वरूप भारतीयों में राजनीति की चेतना जागृत हुई और वो ब्रिटिशर्स से मांग करने लगे संवैधानिक सुधार की। और इसी सुधार के मामले में पहला एक्ट आता है ब्रिटिश की तरफ से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हम जानेंगे इसके प्रावधान क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में आता है। इसका उद्देश्य है ये एक्ट जो है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान होता है। ये वो एक्ट है जिसके द्वारा एक संविधान लिख के आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में शासन करेगी। ठीक है, ईस्ट इंडिया के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। ये बताता है कि ईआईसी कैसे कार्य करेगी, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसको नियंत्रित कौन करेगा, ये भी इसी प्रावधान में है। तीसरा है, इसी एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के द्वारा पड़ी? 1773 के द्वारा पड़ी। ये तीन जान लीजिए बातें। पहली कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन है तो पहली बार एक लिखित संविधान आया रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया, ये पहला कदम था। तीसरी बात, इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब हम जानते हैं कि इसके आने से क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या प्रावधान थे इसके। पहला प्रावधान ये हुआ कि इससे क्या बदला कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद किसकी मदद करेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल का। अब दिमाग में आएगा कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने होंगे? तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अब आगे बात करते हैं इस पे। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वारेन हेस्टिंग्स। अब अन्य प्रावधानों की बात करते हैं। अन्य प्रावधान ये हैं कि मद्रास एवं बंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के ही गवर्नर जनरल के अधीन हो गए हैं। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रावधान के तहत एक काम हुआ 1773 के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और मुख्य न्यायाधीश जो थे वो
सर एलिजा इम्फे बने। कौन बने? सर एलिजा इम्फे। और उनके सहायक न्यायाधीशों की बात करें तो चेम्बर, लिमेस्टर और हाइट, ये 3 लोग उनके सहायक न्यायाधीश बने। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे होते हैं तथा सहायक न्यायाधीश लिमेस्टर, चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड होते हैं। इसके बाद अन्य प्रावधान की बात करें तो ईस्ट इंडिया के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से मना कर दिया गया और भारत के लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया इसी एक्ट के तहत, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं करेगा और ना ही भारत के किसी नागरिक से उपहार लेगा या कोई भी प्रकार का रिश्वत लेगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक और प्रावधान हुआ, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया पे शासन करने के लिए कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी बनाई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम यही था कि वो ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी दे। मतलब ब्रिटिश सरकार को जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना EIC के ऊपर राज करने के लिए, उसका काम यही था कि कंपनी क्या करती है, उसके राजस्व मामले, नागरिक और सैन्य मामले, सारे की रिपोर्ट उसको ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चयन की बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चयन जो होता था वो 4 साल के लिए होता था। यही था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टोटल प्रावधान। अब हम एक बार फिर से बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन कौन से प्रावधान आए थे, तो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट EIC के लिए पहला लिखित संविधान था। दूसरा, इसके द्वारा ही भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। तीसरा, EIC के कार्यों को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रावधानों की बात करें तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति भी गठित की गई। इसके बाद दूसरा, मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। एक एक पॉइंट देख लीजिए। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे होते हैं और सहायक न्यायाधीश के रूप में चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड होते हैं। इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से मना कर दिया गया और इनको भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। लास्ट और अंतिम, ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, जो कंपनी के ऊपर शासन करती थी। इसका काम था कंपनी की जानकारी देना, यानी कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना। अब COD का चयन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चयन 4 वर्ष के लिए होता था। इसी एक्ट में कुछ गड़बड़ियां रह गई, जिसकी सुधार के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 में, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में।